हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करेंगे क्लास 1 में। सो फर्स्ट इज व्हाट इज डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। दोनों ही जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब तक आपके थ्योरी एग्जाम्स होते थे तो हम डिसिप्लिन को बिल्कुल छोड़ सकते थे, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बट एकेडमिक डिसिप्लिन को हम उसमें से हमें पता है कि क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, तो 16 मार्क्स के लिए आप उसको प्रिपेयर करके जाते थे। बट इस साल क्या है, एमसीक्यूज होने हैं, तो डिसिप्लिन में से भी डेफिनेटली आपके एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे। तो आपको डिसिप्लिन भी प्रिपेयर करना है प्लस एकेडमिक डिसिप्लिन भी प्रिपेयर करना है। तो डिसिप्लिन बेसिकली क्या है? डिसिप्लिन हैज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेस आर कंडक्टेड। एक ऐसी बॉडी है नॉलेज की जिसके बेस पे जो रिसर्चेस हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आपको बिना कंफ्यूज किए हुए यहाँ पे आंसर मैं बता रही हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो अदर ऑप्शंस के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। इनमें से कौन सी जो बात है वो सच है, वो ट्रू है अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए आपको करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली पढ़ने होते हैं, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स सही नहीं है या कौन सा सही है। तो उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, उनको समझना पड़ेगा। प्लस अगर आपको मीनिंग पता है तो ऑटोमेटिकली आप नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ये सब आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। तो फर्स्ट इज डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग। डिसिप्लिन इम्प्लाइज इन ऑर्डर। इट हैज थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स या ऑल ऑफ देम। देखिए एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में लर्निंग होती है, ऑर्डर इम्प्लाई होते हैं कुछ, देन थ्योरीज होती हैं और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन ऑल ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। इस क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन 4 करेंगे कि एकेडमिक डिसिप्लिन होता क्या है। बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाना है। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एकेडमिक डिसिप्लिन देखिए एक ब्रांच है स्टडी की, जिसमें पर्टिकुलरली आपके जो प्रोग्राम है स्टडी का, उसके कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक्स एक डिसिप्लिन में डाल दिए जाते हैं। जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा होगा, डिफरेंट आपके डिसिप्लिन्स होते थे। स्पेशली इग्नू के लिए ये बहुत फेमस है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, कि वहाँ पे डिसिप्लिन्स होते हैं। इवन हर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, तो वहाँ पे जैसे स्कूल में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एक्सेट्रा, तो आपके पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग ब्रांचेस नहीं पढ़ते हैं, आप एक ही चीज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, तो उनके अंदर आपके सब्जेक्ट्स नहीं, डिसिप्लिन्स होते हैं पर्टिकुलरली। तो वही है आपके एकेडमिक डिसिप्लिन, उसी को ही एकेडमिक डिसिप्लिन बोला जाता है, क्योंकि वो सब डिसिप्लिन्स जो आप यूजी पीजी में आपके होते हैं वो रिलेटेड किससे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, तो वही है एकेडमिक डिसिप्लिन। सो ऑप्शन 1, एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेटिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट्स प्रोग्राम ऑफ स्टडी स्पेशली इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये बिल्कुल एकेडमिक डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ देम ऑप्शन भी है तो हमें तीनों देखने पड़ेंगे। Second is academic discipline is a field of branch of learning affiliated with an academic department of university formulated for the advancement of research and scholarship। बिल्कुल इसमें एक ऐसी ब्रांच, एक academic discipline में एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है जो पर्टिकुलरली एक चीज से रिलेट करती है। जैसे कि आपकी देखिए बीएड का आपका अलग डिपार्टमेंट होता है, और किसी कोर्स की आप बात करें, अगर आप लॉ की बात करें उनका अलग डिपार्टमेंट है, अगर आप एमएससी वगैरह का देखेंगे उनका अलग डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स बेस्ड पे जो एकेडमिक आपके डिसिप्लिन्स हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं।
देन एकेडमिक डिसिप्लिन इज फॉर्मुलेटेड फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्चेस एकेडमिक एंड स्पेशलिस्ट। देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन से ही एक देखिए फ्यूचर के लिए अगर आपको एक और स्पेशलिस्ट चाहिए तो वो एकेडमिक डिसिप्लिन से ही आपको मिलेगा। आज की डेट में है स्पेशलिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, बट आगे के लिए चाहिए तो उनको आज की डेट में ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट रिसर्चर्स और स्पेशलिस्ट आगे भी रहें। तो ये तीनों चीजें ठीक है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम जो है वो आपका आंसर हो जाता है। Now we will switch to question number 3. Which of the following is not a characteristic of academic discipline? आप सबको पता चल गया कि academic discipline क्या होता है, तो कौन सा इनमें से ऑप्शन नहीं है वो आपको पहचानना है। Disciplines having a particular body language and interpretation of gestures, तो ये कभी भी आपका academic discipline का गोल नहीं है या characteristic नहीं है। क्यों? देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन आपकी साइकोलॉजी से बेसिकली, मतलब आप क्या सोचते हैं रिसर्च से एंड क्या क्या, मतलब एक तरह से वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, ना कि फिजिकल बॉडी से, कि आपका ग्रोथ कितना हुआ, आपके माइंड में कितना ग्रोथ हुआ, आपकी रिसर्च पावर कितनी बढ़ी, आप क्या क्या आपने लर्निंग करी, क्या आप सोच पाते हैं, प्लस आपको क्या क्या देखिए जो लर्निंग है आपने क्या क्या पढ़ लिया है, कितनी जो आपने यूजी की है उसमें कितने डिसिप्लिन्स पढ़ लिए हैं, फर्स्ट ईयर में कितने थे, सेकेंड ईयर में कितने थे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एकेडमिक डिसिप्लिन की। लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेस्चर्स, ये सब नहीं है। Then discipline have a particular object of research, definitely. Then discipline having theories, concept, definitely. Then disciplines having specific terminologies, तो वो भी है। तो terminologies होती हैं इसमें, concepts होते हैं, different researches होती हैं एक academic discipline में। Next is आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये सभी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और फिर पता लगाना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट इज डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रेफरिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू देम, नॉट ओनली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन्स। देखिए अब डिसिप्लिन जो है आपका वो पर्टिकुलरली एक डिसिप्लिन जो है वो कुछ कंटेंट से बिलोंग करता है। बिल्कुल करेक्ट इसको आपको समझना होगा क्योंकि सभी आपको सिमिलर मिलने वाले हैं यहाँ पे। डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज। एक डिसिप्लिन में वो एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज होती है अपने अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च के, विच इज स्पेसिफिक टू देम, वो सिर्फ उन्हीं से ही स्पेसिफिक होती हैं, जनरल नहीं होती है और किसी डिसिप्लिन से। देखिए और किसी डिसिप्लिन में भी हो सकती है बट कभी भी सारा कंटेंट सेम नहीं होगा। ऐसा फिर वो डिसिप्लिन ही किस नाम के अलग अलग, वो तो फिर दोनों डिसिप्लिन सेम हो जाएंगे तो उनको एक ही डिसिप्लिन के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। अगर दो डिसिप्लिन है तो इट मीन्स उनके ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च अलग है, उनकी स्पेशलिस्ट अलग हैं, उनकी ब्रांच ऑफ जो रिसर्च है वो बिल्कुल अलग होगी। कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं बट नॉट टोटली सेम। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ ए डिसिप्लिन कैन नॉट बी शेयर्ड विद द अदर डिसिप्लिन। देखिए एक पर्टिकुलर रिसर्च के जो ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरी डिसिप्लिन में नहीं हो सकते हैं या उससे शेयर नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी हो सकते हैं। लाइक देखिए अगर आप बात करेंगे तो आपके स्कूल में भी 2 सब्जेक्ट्स होते थे तो 2 सब्जेक्ट्स का गोल या ऑब्जेक्टिव सेम हो सकता है। लाइक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करना, ये आपके साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है, इवन इंग्लिश के भी, लिटरेचर के बहुत सारे लेसन्स का ये आपका मोटिव होता है। ऐसे ही हिंदी में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है एक का है तो दूसरे का नहीं होगा, शेयर नहीं हो सकता है, उसी में ही लिमिटेड रहेगा, ऐसा नहीं है, वो दूसरे के साथ भी शेयर हो सकता है। सभी शेयर नहीं होंगे। देखिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सभी गोल्स या सभी एम्स सेम नहीं होंगे।
तो वहाँ पे कुछ कुछ सेम हो सकते हैं, वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो हमें आंसर मिल गया हमारा। देन डिसिप्लिन यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, देखिए एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है, स्पेसिफिक कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं, रिसर्च ऑब्जेक्ट्स उनके होते हैं। देन डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स टॉट एट द यूनिवर्सिटी। देखिए अलग अलग जो आपके डिसिप्लिन्स हैं इंस्टीट्यूट्स में, वो कुछ सब्जेक्ट्स या बेसिकली कुछ कंटेंट से मिलते हैं आपको, कुछ अलग अलग टॉपिक्स कंटेंट हर एक डिसिप्लिन में होते हैं। रिस्पेक्टिव अकेडमिक डिपार्टमेंट्स एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू इट, और उनसे अलग अलग अकेडमिक डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, अलग अलग जो आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो उनसे कनेक्टेड होती हैं। देन स्कूल सब्जेक्ट क्या है, देखिए स्कूल सब्जेक्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर ले, इसमें से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फर्स्ट इज एम्स एट सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। देखिए बिल्कुल एक स्कूल सब्जेक्ट का दायित्व होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सके। देन फॉर्मुलेटेड बाय सिंपल आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, देखिए हर एक स्कूल सब्जेक्ट किससे बनता है, कुछ सिंपल आइडियाज से, कुछ इन्फॉर्मेशन से बनता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, लोकल कम्युनिटी की भी नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज भी होती है। देन मोर कंसर्न्ड अबाउट, देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ठीक मिल गए, ऑल ऑफ देम का ऑप्शन है, नॉट यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा। स्टिल वी विल रीड द 3। थर्ड वन, मीटिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स, टेक केयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। देखिए हर एक स्कूल सब्जेक्ट का कंसर्न होता है कि सोसाइटी की और एक इंडिविजुअल की जो नीड्स है उनके साथ कोप अप हो सके, उनको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। इनमें से कौन सा एजुकेशन के जो 4 खंबे हैं, पिलर्स हैं, उनमें से एक नहीं है। देखिए लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स एंड गुड रैंक, ये कभी भी किसी चीज का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये चीज 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन में नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उनमें हमेशा मैंने रिपीटेड ये बात कही है कि आपके एजुकेशन का गोल कभी भी ये नहीं होता है कि बच्चा अच्छे अंक लेकर आए या अच्छी पोजीशन उसको मिले, मतलब एक अच्छी रैंक क्लास में मिले। बेसिक एजुकेशन का गोल होता है बच्चे के बिहेवियर में परिवर्तन आए, वो एक अच्छा ह्यूमन बन सके, वो चीज़ों को समझ पाए जो पढ़ाई जा रही हैं, उनको अपनी उसकी देखिए आदतों में देखने को मिले, ऑब्जर्व कर पाए, उन पढ़ाई हुई जो भी लर्निंग उसने की है उसके डेली बिहेवियर में वो देखने को, उसकी डेली की आदतों में उसको वो देखने को मिले, हमें देखने को सोसाइटी को मिले। तो बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं वो आप चारों पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ स्कूलिंग, इनमें से कौन सा जो है वो एम नहीं है स्कूलिंग का। एकेडमिक रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, प्रोवाइड स्कॉलरशिप एंड सोशल एफिशिएंसी। देखिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, अच्छे मार्क्स, ये सब कभी भी स्कूल्स का एजुकेशन का गोल नहीं होता है। हाँ स्कॉलरशिप बच्चा अचीव कर पाए ये डेफिनेटली स्कूल चाहता है, बट ये एक सिर्फ गोल सभी बच्चों के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ना कि कुछ बच्चों के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं होता है एक गोल कि स्कॉलरशिप स्कूल प्रोवाइड करे। व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, तो इनमें से सारे रीड करने हैं आपको कि एक स्कूल सब्जेक्ट की क्या नीड होती है। फर्स्ट इज द स्कूल सब्जेक्ट इक्विप द इंडिविजुअल विद स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। बिल्कुल एक स्कूल सब्जेक्ट का दायित्व होता है, एम ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे के अंदर स्किल और कॉम्पिटेंसीज को डाल सके जो उसकी डेली लाइफ के लिए या एक क्वालिटी लाइफ को बताने के लिए उसको ज़रूरत है। दे प्रमोट द बेसिक एकेडमिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे लाइफ लिविंग। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एक अच्छा इफेक्टिव, देन एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, एटसेट्रा, जो स्किल्स चाहिए डेली लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, वो एकेडमिक्स के द्वारा डाली जा सके। तो दोनों है यहाँ पे। व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पूछा है, यहाँ पे दोनों है, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं, थर्ड भी डेफिनेटली होगा क्योंकि ऑल ऑफ देम का ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
आखिरी में है थ्योरी ऑफ कंटेंट की थ्योरी भी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, उसका क्रूशियल इम्पॉर्टेंस है उसकी कि बच्चा क्या स्कूल सब्जेक्ट में पढ़ रहा है, तो उसी से ही हमें पता चलता है। देखिए बेसिकली पढ़ाना क्या है, अगर मुझे उसको लाइफ की भी कुछ स्किल्स पढ़ानी है तो उसके लिए मुझे थ्योरी की जो ज़रूरत है वो डेफिनेटली पड़ेगी, एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। दैट इज़ वाई हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी इंक्लूड की जाती है हर एक एकेडमिक लेवल में, चाहे वो स्कूल की बात करें, आप स्कूल में भी डिफरेंट लेवल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या किसी और की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बेसिकली वो अप्रोच होती है जिसमें देखिए आपके जो डिफरेंट ब्रांच के लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, ये सब आकर बैठकर साथ में अपनी अपनी नॉलेज को ड्रॉ करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, बेसिकली वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। तो देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बेसिकली यहाँ पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी में जो बात हुई कि डिफरेंट ब्रांचेस के जो पीपल हैं वो साथ बैठकर अपनी अपनी नॉलेज एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए आपको कभी एक एग्जांपल से ही समझते हैं, आपको अपने बीएड के भी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के में सब में मिला के आपको लगा होगा कि कुछ टॉपिक आपके एक सब्जेक्ट में ही नहीं है, एक से अधिक सब्जेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल करिकुलम हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, ये टॉपिक्स आपको अपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या है, मतलब वो जो टॉपिक है वो एक ही आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वो हो जाती है आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की एक चीज़ एक ही जगह से लिमिटेड नहीं है, उसके इंटरडिसिप्लिन है, डिफरेंट डिसिप्लिन में वो कंटेंट आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में लिखा, जल्दी सी रीड करेंगे एंड पहचानेंगे कि इनमें से आंसर कौन सा है। फर्स्ट इज एन अप्रोच टू करिकुलम integration which focuses primarily on the different disciplines and diverse perspective they bring to illustrate a topic or a theme or issue। देखिए एक ऐसी, जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें डिफरेंट करिकुलम्स का इंटीग्रेशन होता है, मतलब डिफरेंट करिकुलम के जो स्पेशलिस्ट पीपल हैं वो एक दूसरे तक अपनी नॉलेज को या अपने अपने टॉपिक्स, थीम्स और इश्यूज को रखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये डेफिनेटली है। नेक्स्ट देखेंगे एन अप्रोच टू द करिकुलम इंटीग्रेशन विच dissolves the boundaries between the conventional discipline and organizes teaching and learning around them, construction of meaning in the context of real world problems और themes। तो ये नहीं है आपकी, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज आ जाता है, dissolves the boundaries between the conventional discipline and organization teaching and learning around them। So no, it is not a such type of approach of the curriculum and definitely 3 और 4 तो होंगे ही नहीं। तो बेसिकली आपने अगर ओवरव्यू ले लिया कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी ये अप्रोचेस हैं क्या, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे एंड आपके 4 से 5 नंबर पक्के हैं अगर आप सभी एजुकेशन की जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स की अप्रोचेस हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखिए ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच बेसिकली वो डिसिप्लिन की अप्रोच होती है जिसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को साथ लेकर आते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज होती है उसको हटा देते हैं और उसमें इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब मिला देते हैं उनको साथ लेकर आते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स को। तो यही है ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ऑप्शन 1 है एन अप्रोच टू द करिकुलम इंटीग्रेशन विच डिसॉल्व्स द बाउंड्रीज between the conventional disciplines and organizes teaching and learning around the construction of meaning in the context of real world problems or themes। तो जो बाउंड्री होती है
दो डिसिप्लिन्स के बीच में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बीच में, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है एंड उनको साथ लेकर आते हैं हम। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आपका, वो आप रीड कर सकते हैं, वो आपका डेफिनेटली आंसर नहीं है। एंड फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया इसका मीनिंग, एंड 3, 4 डेफिनेटली नहीं है। सो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, जिसमें डेफिनेटली पूछा जाता है व्हाट इज दिस अप्रोच या व्हाट इज दिस, तो वहाँ पे मैं आपको बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, क्योंकि सिमिलर चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको एकदम से क्लिक नहीं होगा कि वो चीज़ थी क्या, क्योंकि वो बाद में आपसे पूछी जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने 2 चीज़ें पढ़ी थी, तो ये है या वो है। तो यहाँ पे एक चीज़ ही पढ़ें। जब आपके दिमाग में वो अच्छी तरह बैठ जाए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें तो आप चारों ऑप्शंस को रीड करें। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, इनरिचिंग द कंटेंट, या ऑल दी अबव। देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यहाँ पे पूछा है, तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेसिकली। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रमोट्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ को प्रमोट करती है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इंक्रीजेज एप्लीकेशन, या नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, तो आंसर है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपके हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं उनको प्रमोट करती है, उनको शॉर्ट फॉर्म में हॉट्स भी बोलते हैं। Then content matter gathered from different disciplines may retain their distinct identities in which of the following options? Interdisciplinary learning, academic discipline, या multidisciplinary learning, और नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होती है उनमें हम कंटेंट, जो अलग अलग कंटेंट मैटर होते हैं उनको गैदर करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है या नॉलेज है उनको साथ में ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या एनहांस करता है? ओरिजिनल थिंकिंग, या increases application, involving more than one discipline, या none of the above। तो ओरिजिनल थिंकिंग आपकी क्या है उसको ये ड्रॉ करता है। One of the strategies to promote interdisciplinary learning is self-learning, start off small, academic learning, या none of the above। तो यहाँ पे आपका आंसर है, जो स्ट्रैटेजीज है प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की, वो है start off small। Next is a plan involves for important components, they are। कौन सा है इनमें से पहचानना है? कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, एक कंटेंट हो, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, देन इवैल्यूएशन प्रोसीजर, या कंटेंट, स्ट्रैटेजीज, चेकिंग नोटबुक्स। देखिए, चेकिंग नोटबुक्स कभी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। देन कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, इवैल्यूएशन, प्रोवाइडिंग स्कोर। प्रोवाइडिंग स्कोर भी कभी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं है। सबसे पहले कंटेंट हो, देन ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम हो, देन पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज बनाए, देन इवैल्यूएशन हो जाए। दिस इज योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। देखिए, अब यहाँ पे आपको अलग अलग डिसिप्लिन, जैसे हमने मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को पढ़ा है, उनकी लर्निंग के बारे में यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स भी हैं जिसपे आपकी प्रॉपरली यूनिट है। तो नेचुरल साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे, या ब्रांचेस जो सी कवर करेंगी, या टॉपिक्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, एंड और भी चीज़ें आपकी होती हैं, तो वो सब आपसे पूछा जा सकता है। साथ में ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि साइंस का पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। इनको थोड़ा सा हाई लेवल पे आपको
पूछा जा सकता है, जैसे कि नेचुरल साइंस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ऑल ऑफ देम, तो सारी इंक्लूड होंगी। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका आंसर है। एंड समझते हैं इसको। अप्रोच इन विच ईच सब्जेक्ट इज सेपरेटली टॉट बाय द टीचर इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। देखिए, एक ऐसी अप्रोच जिसमें इन विच ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को सेपरेटली पढ़ाया जाए, डिसिप्लिनरी मतलब उसका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बना दिया जाए, एंड उसी पर्टिकुलर कंटेंट को, जो उसकी रिसर्च की चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की, वही उसके अंदर पढ़ें। मतलब यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन्स को मिक्स नहीं करना है, ना उनके कोई लोग साथ बैठ रहे हैं एक दूसरे तक अपनी नॉलेज को ड्रॉ कर रहे हैं। डिसिप्लिन अप्रोच मतलब एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर उसी की चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें उसी तक लिमिटेड रहेंगी। तो ये है अप्रोच इन विच ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया जाए एक टीचर द्वारा, और उसका जो एरिया ऑफ स्टडी हो वो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन से रिलेट करे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स करिकुलम एट हायर सेकेंडरी स्टेज। तो इनमें से कौन सा है। टू प्रोवाइड वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, या आपका है यहाँ पे सॉलिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। कैसे। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, की अप्लाई कर सके मैथमेटिक्स को। देखिए, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसका एप्लीकेशन कर सके किस चीज़ में, अपनी लाइफ में। देन साइंस पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसका एप्लीकेशन कर पाए। इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसका मतलब बेसिकली हर चीज़ पढ़ते क्यों है, उसका एप्लीकेशन हो सके, उसके अंदर जो वैरायटी हमने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन हो सके। नेक्स्ट इज सॉलिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये नहीं है। टू प्रोवाइड वेराइटी ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट देखिए, किसी भी चीज़ के पढ़ने का मतलब ये नहीं है उसका स्कोरिंग किए, उसके असेसमेंट हो या उसकी इवैल्यूएशन के लिए हम उसको पढ़ें, ये एम कभी भी नहीं होता है। देखिए, आप भी ने भी लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो उसमें आपने कभी भी ये इंक्लूड नहीं किया होगा कि बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाएं, बच्चों का जब असेसमेंट हो तो वो अच्छे से अपना असेसमेंट दे पाएं। तो ये गोल्स या एम्स कभी भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट है। Next is question number 21. The approach that makes changes in the existing knowledge of accommodate the new experience is constructivist approach, learning centered curriculum, behaviorist approach, या none of the above। तो constructivist approach जो होती है वो आपकी यहाँ पे आंसर है। देखिए, हर एक टॉपिक की वीडियो अलग से इंक्लूडेड है, एक ही वीडियो में हम यहाँ पे MCQs कर रहे हैं, तो हर एक को समझना पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। सो आप अलग से जाके वीडियोस इनकी देखें। सो नेक्स्ट इज साइंस मॉडल्स आर यूज्ड टू। साइंस मॉडल्स को हम क्यों यूज करते हैं। टू प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, फॉरकास्ट कंजर्वेशनल चेंजेस ओनली। तो यहाँ पे ओनली है तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है। या एक्सपेक्ट या यूज रिसाइकेबल थिंग्स। देखिए, ये आपका रिसाइकिल जो आपकी थिंग्स हैं वो यूज हो जाएंगी, ये आर्ट का मोटिव हो सकता है लेकिन एक साइंटिफिक मॉडल का नहीं। तो उसमें बेसिकली हम इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिडिक्ट करे वो एनवायरमेंटल के चेंजेस, ये आपका यहाँ पे स्टिल फिट बैठ जाता है। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिट बैठ रहा है। सेकंड और 3 तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता है क्योंकि ओनली यहाँ पे मेंशन है, और रिसाइकेबल थिंग्स को यूज करें तो वो भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन 1 पे हम टिक करेंगे। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो आंसर्स बताए जा रहे हैं वो मे बी ये नहीं हो सकता है, दूसरा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो MCQs में डेफिनेटली सभी के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फील
होता है कि ये आंसर नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा, सुटेबल लगेगा, हम उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इलिटरेसी, डाउरी, चाइल्ड लेबर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो इनको हम किस सब्जेक्ट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं? मैथमेटिक्स नो, नेचुरल साइंस नो, सोशल साइंस यस, ज्योग्राफी नो। तो सोशल साइंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, ये आपके अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए हैं, अप्रोचेस जो हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। एक दो और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रा कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, किसके अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं? तो मैथमेटिक्स के अंदर सारे ये आपके टॉपिक्स आ सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा उसी से रेलेवेंट है। According to NCF for elementary UEE, that is Universal Elementary Education and Secondary Education, how many languages should be there in elementary classes? Elementary classes पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। देखिए आपको प्राइमरी लेवल पे 2 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएं और एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पे 3। तो ये आपका NCF जो है उसमें बात कही गई थी इससे रिलेटेड। Which of the following content a teacher will include while framing of Hindi language as a discipline? तो इनमें से कौन सा हिंदी लैंग्वेज को पढ़ाते हुए अगर कंटेंट डालना है तो कौन कौन से कंटेंट टीचर डालेगी? हिंदी की पोएट्री डेफिनेटली, हिंदी का पत्र लेखन लेटर राइटिंग डेफिनेटली, देन पंक्चुएशन हिंदी की वो भी होगी। तो ऑल ऑफ देम आपका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन? तो एक मॉडर्न एस्पेक्ट डिसिप्लिन का, उसमें जैसे आप देखेंगे डिसिप्लिन में मॉडर्नाइजेशन होता है, आज की चीजें होती हैं, तो वो क्यों होती हैं, क्यों नीड है, और उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हमारी लाइफ में हो या अकेडमिक्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं पर भी हो, तो हर एक चीज के लिए मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। Next is question number 28. Education is the manifestation of perfection already present in man, said by। ये किसने कहा था? देखिए ऐसी एक दो लाइंस आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चंस आप जितने प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी बुक में देखें कि मेन डेफिनेशंस कौन सी, और मेन डेफिनेशंस हमेशा आपको अबव 4 या 5 डेफिनेशंस में से ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक दो मैंने डाली है हर एक वीडियो में, हर एक सब्जेक्ट में, जो आपके 90% चांसेस है आ सकती हैं। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद में, तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन सीक्वेंस इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? प्राइमरी एजुकेशन होती है सबसे पहले, फिर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, उसके बाद एलिमेंट्री होती है, तो ये गलत है। प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन, बिल्कुल सही। प्री प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ये नहीं है क्योंकि बीच में प्राइमरी एजुकेशन भी होती है। तो प्री प्राइमरी होती है सबसे पहले, फिर प्राइमरी होती है, फिर एलिमेंट्री होती है, फिर सेकेंडरी होती है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में प्री प्राइमरी नहीं है, पर जो सीक्वेंस है वो प्राइमरी से स्टार्ट है और सेकेंडरी तक बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल नॉट बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस? मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा प्राइमरी क्लासेस में, प्राथमिक कक्षाओं में, सोशल साइंस, इंग्लिश, लेकिन हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन को 6th से इंक्लूड किया जाता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या क्या एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से? जनरल एजुकेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पीपल या ऑल ऑफ दी अबव? देखिए सभी हैं इनमें से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं इसको दोबारा मार्क कर देती हूँ। ओके,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. नेशनल कमिटी ऑफ वुमेन एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, 58-59 में हुई थी. इंडिया एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, इंडियन एजुकेशन जो कमीशन है वो आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो एस्टेब्लिश हुआ था 14 जुलाई 1964 को. ये लर्निंग क्वेश्चंस हैं, तो इनमें आपको सिर्फ याद करना है, रट्टा मारना है, और इसमें कुछ समझने वाला नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है एडल्ट एजुकेशन की? स्टीरियोटाइप थिंकिंग, लैक ऑफ गुड टीचर्स, लैक ऑफ स्कूल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो ये नहीं है, इररिलेवेंट है यहाँ पे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या नेशनल, ये बहुत सारे ऑप्शन है. जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑप्शन. टीचिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग होता है. इस वाले ऑप्शन में कमेटी नहीं है, काउंसिल है. तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो मार्क किया है वो बिल्कुल ठीक है. ओके, NCERT की फुल फॉर्म, इसके साथ देखिए SCERT की भी फुल फॉर्म कर लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन आगे आएगा. देखिए नेशनल की जगह S लग जाएगा आपका, N की जगह S लग जाएगा, तो नेशनल की जगह स्टेट हो जाएगा. NCERT नेशनल लेवल पे वर्क करती है और SCERT स्टेट लेवल पे करती है. तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT की फुल फॉर्म है. देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAI, CAI की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय उसके ऑब्जेक्टिव से, डिजाइन से, मेथड से, या इवैल्यूएशन से. देखिए करिकुलम की कितनी इफेक्टिव रहा, जो चीज़ें करिकुलम के अंदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी या एकेडमिक्स इंक्लूड करा या जो भी चीज़ें डाली गई वो इफेक्टिव बच्चों के लिए थी नहीं थी, तो वो हमें इवैल्यूएशन से बच्चों के पता चलेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, एक टीचर की प्राथमिक ड्यूटी क्या है? Raise the intellectual standards of the students, improve the physical development of students, help all-round development of students, imbibe values in the student. तो यहाँ पे है कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में टीचर हेल्प करे. ऑल राउंड में ऑलरेडी आपकी बाकी सारी चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट मेथड. तो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है. जो फर्स्ट ऑप्शन है विलियम, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं या नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म से आप क्या नहीं समझते हैं, होता क्या है बेसिकली? तो ऑप्शन 1 है आंसर. Constructivism is a theory in education that recognizes the learner's understanding and knowledge based on their own experiences prior to entering school. नेक्स्ट इज अ गुड टेक्स्ट बुक. एक गुड टेक्स्ट बुक में इनमें से क्या होगा? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अ सिलेबस फॉर अ प्रोग्राम, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, प्रोवाइड इफेक्टिव लैंग्वेज मॉडल्स एंड इनपुट, या ऑल ऑफ देम. तो देखिए ये सभी चीजें एक अच्छी टेक्स्ट बुक में होगी, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम. अ विजन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल practice in the 21st century includes first content knowledge, classroom management, assessment and evaluation, या all of them. तो सभी चीजें included है. क्वेश्चन नंबर 41. हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस की थी. लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आपका. देन इवेल्युएशन हैज इट्स 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नेमली, तो वो कौन से हैं? यहाँ पे आपको देखना है. देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 नहीं होना था, 4 आ गया तो ये चारों तो डेफिनेटली होंगे, या तो कुछ क्वेश्चन के फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, बट ऑप्शंस जो आपको चूज करने हैं तो 1 2 3 4 चारों वाला ही होगा आंसर, क्योंकि सभी हैं. ऑलरेडी यहाँ पे 4 लिख दिया है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होनी थी. फिर भी हम देखते हैं.
एवेल्युएशन के देखिए जो 4 एस्पेक्ट्स हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। सब देखिए सबसे पहले कुछ भी पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना ज़रूरी है। देन बच्चों को कितनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुए, देन लर्निंग अप्रोच एंड द एंड, जो लर्निंग अप्रोच है वो हमने कौन सी यूज़ करी, बेसिकली अप्रोचेस कौन सी यूज़ करी पढ़ाने के लिए, देन रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, और तीनों के बीच रिलेशनशिप, तो ये सभी चीज़ें हैं। तीनों के बीच है टीचर स्टूडेंट, एंड देन इवैल्यूएशन हुआ या ऑब्जेक्टिव्स, बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस कितने हुए, लर्निंग अप्रोच क्या थी, तो वो आप इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेडागोजी। पेडागोजी क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो पेडागोजी का ओवरव्यू ले ले कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो पेडागोजी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर है, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर। देखिए कल्चर का भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है बट वो आपको करना है, एंड ये 16 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कल्चर, और साथ में और कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो कल्चर आपका एडवर्ड जो है बी टेलर, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। इट रेफर्स टू रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स टू, ये टू TWO वाला टू है, और मोर अकेडमिक डिसिप्लिन्स। देखिए क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच में दो या दो से ज़्यादा अकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। इट रेफर्स टू रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स इंक्लूड हो, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Then the dash serves as a guideline for syllabus, textbook and teaching practice for the school in India। तो NCF 2005 का ये काम होता है। तो इसकी ये NCF की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो लास्ट NCF अभी तक आया है वो आया था 2005 में। Next is which among the following does not fit into the schema of educational goals of the idealist। देखिए आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं ये एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इन पे आप बिल्कुल फोकस करें, एंड इन जो भी ये 3-4 टॉपिक हैं इनका ओवरव्यू ले लें और थोड़ा सा इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ लें। Which among the following does not fit into the schemas of educational goals of idealist: care of body, moral values, skills, सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए जो आइडियलिज्म होता है वो आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है, ना कि बॉडी से, तो केयर ऑफ बॉडी इसके अंदर नहीं आएगा। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, एक्सटर्नलिस्ट। ये चारों आपको पढ़ने हैं। मैं इन्हीं चारों की बात करी थी, ये चारों टॉपिक में से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तो रिलीजियस चीजें आइडियलिस्ट में होती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा है जो क्रिटिसाइज नहीं होता है रियलिज्म इन एजुकेशन से? दैट इज ऑप्शन 3, organizing schools in a way that is conducive to practical training in citizenship. Next is question number 50. Which of the following does not pertain to intellectual development aim of education? So the answer is spiritual development. तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वीडियो बहुत लंबी हो गई एंड ज़्यादा डिटेल में हमने किसी को इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि हम MCQs को डिस्कस कर लें, ना कि देखिए पर्टिकुलरली टॉपिक्स को आपके डिस्कस करें, बिकॉज उसके लिए अलग से वीडियो अपलोडेड है, जिसकी नहीं है वो जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी।
सो इसके बाद हम 50 क्वेश्चंस और डेफिनेटली करेंगे, बट वो हम क्लास 2 में करेंगे। अभी सभी सब्जेक्ट्स के राउंड 1 क्लास 1 पूरी कर लें 50 क्वेश्चंस, देन उसके बाद राउंड 2 में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू 50 मोर क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकें। थैंक यू।